Hi everyone. So today we are trying to complete the economy miscellaneous fact through a lecture. जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड बातें थी आइदर यू हैव कवर्ड इट इन बजट, है ना। बजट का मैंने 2 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है आप लोगों को, और 2 घंटे का लेक्चर भी है ना। सो इफ यू डू दैट यू विल गेट 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दैट बजट डॉक्यूमेंट। उसके अलावा जो भी मिसलेनियस चीजें होती है ना, जैसे आपने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो उसमें कुछ कुछ मिसलेनियस चीजें पूछ ली, डेटा फैक्ट पूछ लिया, रैंडम फैक्ट पूछ लिया। So we are trying to cover those things from 2 to 3 magazines, and whatever we are, if I am referring, I have covered everything what is given in that based on the importance, है ना, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So we will try to cover miscellaneous facts today, and in the next class another miscellaneous things जो भी है environment से related है या कुछ कुछ जो छूट रहा है, one liner kind of things, those things we'll see in the next class. So start करते हैं about the economy miscellaneous facts, and before going to that अनदर इन अनाउंसमेंट वाज देयर कि हमारे टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आई हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। सो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली मिल जाएगा, यू गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। इसका जो लिंक है आई विल पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो ना, कमेंट में आप जाके यूट्यूब में देखेंगे आपको ये डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इसका। सो जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चंस है which are very very important, those I have not covered in these lectures, so this becomes important ना। 200 क्वेश्चन है, लगभग आधा 1 घंटा लगेगा। क्वेश्चन ऊपर से देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये 80 पन्ने का दिख रहा है बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता ही होंगी, जो नहीं पता है बस उसको देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। एंड दोज हु आर पार्ट ऑफ आवर मेंटरशिप प्रोग्राम और रिविजन बैच, दे माइट हैव ऑलरेडी सॉल्व द सेक्शनल टेस्ट, तो उनको ऑब्वियसली पता ही होगा, तो वो पैनिक ना करें, है ना। सो जस्ट रिमेंबर दिस, डाउनलोड दिस एंड रिवाइज दोज हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब। नाउ स्टार्ट करते हैं विद इकोनॉमी मिसलेनियस फैक्ट्स। अब जो बजट हुआ था ना, बजट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। यहां पर एक अनाउंसमेंट हुआ था हिस्टोरिक टैक्स कट, तो इसमें अनाउंस किया गया था कि नो इनकम टैक्स विल बी पेएबल अप टू 12.75 लाख रुपीज। तो जस्ट रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने ये हिस्टोरिकल टैक्स कट अनाउंस किया था इस साल के बजट में। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, टैक्स कट हुआ है तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी इकोनॉमी वाली बातें हैं। टैक्स कट होगा तो डिस्पोजेबल इनकम आदमी के पास ज्यादा होगा, हाउस होल्ड को बूस्ट करेगा ना, क्या किन किन चीजों में, कंजम्पशन में। अब किसी भी फैमिली के पास या किसी भी हाउस होल्ड के पास पैसा ज्यादा बचेगा, टैक्स है ना कम देना पड़ेगा, तो पैसा बचेगा तो कंजम्पशन में वो खर्च होगा, कंजम्पशन में खर्च होगा तो इकोनॉमी रिवाइव होगी, सेविंग्स होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा ना। तो दीज थिंग्स आर सम ऑफ द इंपैक्ट्स, जीडीपी ग्रोथ में मदद करेगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस 12.75 लाख रुपीज का फिगर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट इन 5 years दिस आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें पहली बार 5 साल में रेपो रेट को कट किया गया। तो 3 बार, एक तो फेब्रवरी में हुआ था एमपीसी की मीटिंग, उसमें भी पहली बार रेट कट किया गया 5 साल के बाद, कोविड के बाद लगभग पहली बार ये रेपो रेट को कट किया गया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। फेब्रवरी में भी कट किया गया, अप्रैल में भी आप देखोगे, है ना, उसमें भी रेपो रेट कट किया गया, और जून में भी रेपो रेट कम किया गया। सो दिस इज द न्यूज, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है 5 साल में, बिकॉज यू सी गवर्नमेंट ने यहां पर भी हिस्टोरिक टैक्स कट किया, प्लस गवर्नमेंट की जो बजट में पॉलिसीज थी उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ को स्टिमुलेट करना था। सो दिस वाज द कंडीशन इन विच दिस पर्टिकुलर पॉलिसी रेट कट हैज बीन डन। अब इसमें जो पॉलिसी रेट कट आपको याद रखने हैं, सिंपल सी बात है, यहां पर ये फला डायग्राम देखें आप, बेसिक सी बात है, इकोनॉमी की रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। आरबीआई जिस रेट से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसा उधारी में देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। इसका उल्टा हो जाए तो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, द रेट एट विच बैंक्स डिपॉजिट सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई विदाउट कोलैटरल। एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज व्हाट, द रेट एट विच बैंक्स बोरो ओवरनाइट फंड। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब ओवरनाइट, अगर आपको जरूरत पड़ती है एज ए लास्ट रिजॉर्ट आप आरबीआई से पैसा लेने जाते हो, उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो सारे इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया गया है इन 3 मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में। अब यहां पर आप देखो, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की लाइन है, ये रेपो की लाइन है, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की लाइन है। अब ये इतने सारे डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हम सिर्फ जून जून का डेटा याद करेंगे। आप यहां देखो, यहां तक कांस्टेंट चल रहा था लास्ट के, है ना, इतने सालों से 2023-24, और यहां पर अभी फरवरी में यू सी फरवरी में कट यहां पर होना शुरू हो गया। तो आपको ये पूरा पूरा डेटा याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर द डेटा ऑफ द जून, है ना। जून में जो भी चीज हुई है उसका डेटा मैंने यहां पर क्लियरली लिख दिया है। रेपो रेट, है ना, सी फरवरी में कट किया गया पहली बार, ऊपर मैंने दिखाया 6.25 से 6 हुआ, और अब जून में कितना है रेपो रेट, 5.5। यहां पर आप देखो, ये सिर्फ ये चीज आपको देखनी है, मैं यहां समझाने के लिए बता रहा हूं आपको।
रेपो रेट में चेंज कितना हुआ जून वाले में, है ना, 50 बेसिस पॉइंट, है ना, मतलब 6 से 5.5 हो गया था, तो 50 बेसिस पॉइंट। उसके पहले 25 बेसिस पॉइंट, उसके पहले जो भी था, है ना, उसके पहले 6 था, 6 से 6.25 हुआ, 25 बेसिस पॉइंट का चेंज हुआ। तो ये चीज याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है अभी जून में कितना है 5.5 और 50 बेसिस पॉइंट से कट हुआ। कैश रिजर्व रेशियो, है ना, इट हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम 1, 4 से 3 कर दिया गया, बस यहां पर ये याद रखेंगे। उसके अलावा रिवर्स रेपो रेट, अब रेपो रेट तो समझ गए 5.5, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। कैश रिजर्व रेशियो 3 है ना, जो ये 3 हुआ है 4 से, दिस इज कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR 18%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आप चाहे तो यहां देख लो, SDF ना, ये SDF की लाइन है, SDF 5.25, SDF 5.25, MSF 5.75 है ना, 5.75 रेड लाइन MSF। और ये क्या है, बैंक रेट, बैंक रेट 5.75। बस ये कुछ रेट्स हैं, आप एक बार दिमाग में रख के जाना लास्ट में, इन सब चीजों को समझाने के लिए बताया था। आप अल्टीमेटली ये याद रख के जाना है हमको रेट कट में, जून में अभी क्या हुआ था। देन इंपॉर्टेंट, आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन, किन दो इनिशिएटिव्स के लिए, प्रवाह और सारथी। तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, प्रवाह सारथी किसका इनिशिएटिव है, आरबीआई का, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है सेंट्रल बैंकिंग लंदन। सो जस्ट रिमेंबर दिस वन लाइनर फैक्ट। क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स कौन डेवलप किया है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू एनालाइज हाउ एफिशिएंटली बोथ सेंटर एंड स्टेट यूटिलाइज पब्लिक फंड। तो पब्लिक फंड जो भी मिलता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, उनको यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है, कितनी एफिशिएंसी के साथ यूज किया जा रहा है, उसके लिए क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स इज बीइंग डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Another very important news from RBI is that it has introduced a new capital framework, है ना, सी, Reserve Bank of India will revise its economic capital framework. It is approved in May. So recent की न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल बफर्स। अब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है, सी यहां पर पढ़ते हैं ना। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क गाइड्स हाउ आरबीआई मैनेजेस इट्स कैपिटल रिजर्व्स एंड डिटरमाइंस द सरप्लस इट कैन ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का अपना इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, जिससे आरबीआई अपने जो भी कैपिटल रिजर्व्स हैं उसके पास, उसको मैनेज करता है उस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत, और जो सरप्लस पैसा हो जाता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या उसमें प्रोसेस रहे ट्रांसफर करने का, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय ईसीएफ। अब ईसीएफ आया कहां से था, फॉर्मुलेट किया गया था रिकमेंडेशंस ऑफ बिमल जालान कमेटी 2019 में, ठीक है, और इसको अडॉप्ट किया गया था आरबीआई की 578 मीटिंग इन 2019। तो इसका मतलब 2019 में इसको बिमल जालान कमेटी ने रिकमेंड भी किया था और 2019 में ये अडॉप्ट भी हो गया था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसका पीरियड क्या था, 5 साल का, है ना, हर 5 साल में आपको ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को रिवाइज करना है ना, ठीक है। सो 2025 में ये पहला एक्सरसाइज हुआ है उसके रिवीजन का, तो ये यहां पर मई में पहली बार 2019 के बाद ये रिवीजन हुआ है ईसीएफ का। अब इससे पहले जो मीटिंग हुई थी आरबीआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें रिकॉर्ड ट्रांसफर किया गया 2.68 लाख करोड़ रुपीस, जो कि सरप्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बस एक डेटा याद रखेंगे, 2.68 लाख करोड़ रुपीस सरप्लस के तौर पे आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, जो कि रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर डिविडेंड ट्रांसफर है आरबीआई का। अब इसमें एक और टर्म आता है, ठीक है, कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर। कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर मतलब क्या, इमरजेंसी की केस में आरबीआई अपने पास कितना परसेंटेज पैसा रखे ताकि उसको अपने ऑपरेशन चलाने में दिक्कत ना हो। तो इसका जो लिमिट है 5.5 से लेकर 7.5 तक है, जो 2024-25 के लिए इसको इंक्रीज करके 7.5% कर दिया गया। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा जाए कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर अभी कितना किया गया, 7.5, इसका ब्रैकेट कितना है 5.5 से 7.5%। तो जस्ट रिमेंबर दिस, अ हायर रिस्क बफर वुड मीन अ लोअर अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल सरप्लस एंड वाइस वर्सा। मतलब 7%, अभी 7.5% बोल दिया कि ये हमारा रिस्क बफर है, तो अभी 7.5% पैसा आरबीआई अपने पास रखेगी, बाकी जो भी सरप्लस होगा उसको लेंड करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा ये सीआरबी हो जाएगा उतना ज्यादा पैसा आरबीआई अपने पास रखेगी और उतना कम ट्रांसफर होगा। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरबीआई जो प्रॉफिट अर्न करता है ना, और जो डिविडेंड डिसाइड होता है वो कैसे होता है ना। तो आरबीआई जो अपना पैसा अर्न करता है, ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स से पूछा गया था ना, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में ये क्वेश्चन आया था, आरबीआई अर्न्स थ्रू, है ना, न्यूज यही थी बट क्वेश्चन एक स्टेप अंदर जाके था कि पैसा ट्रांसफर तो किया बट आरबीआई की इनकम कहां से हो रही है। तो आरबीआई की इनकम कहां कहां से होती है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इट होल्ड, है ना,
जो जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड्स होते हैं उस पे जो ब्याज मिलता है आरबीआई को, उससे उसकी इनकम होती है। लेंडिंग टू द बैंक है ना, जो रेपो ऑपरेशन हमने ऊपर देखा, आरबीआई रेपो ऑपरेशन करती है, लेंड करती है बैंक्स को पैसे, तो वो लेंडिंग से जो भी परसेंटेज का पैसा आता है दैट इज आरबीआई इनकम। फॉरेन एक्सचेंज के ऑपरेशन, बाइंग सेलिंग ऑफ डॉलर से आरबीआई को इनकम होता है। सीओनोरेज, प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग करेंसी, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो ना, प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग करेंसी सिंस प्रिंटिंग कॉस्ट इज लेस देन फेस वैल्यू। 10 रुपए का नोट बनाने में कितना लगा, 50 पैसा, है ना, तो 9.5 रुपए क्या हो गया आरबीआई का प्रॉफिट। तो सीएनओरेज, प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग करेंसी। मार्केट ऑपरेशंस है ना, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं ओएमओस, इट बाय सेल्स एसेट टू कंट्रोल लिक्विडिटी एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जितना भी आरबीआई मार्केट में पैसा खरीदेगी बेचेगी है ना बॉन्ड के थ्रू, सो दैट इज कॉल्ड मार्केट ऑपरेशन। और उससे जो भी पैसा आरबीआई कमाएगी दैट गोज इनटू इट्स प्रॉफिट, और उससे जो भी पैसा आएगा उसमें से कुछ 7.5% रख के बाकी किसको ट्रांसफर करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दिस इज द ब्रॉड पिक्चर अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यू कैपिटल फ्रेमवर्क। तो उसमें 3-4 बातें बताई थी, वो सारी चीजें याद रखेंगे। एक और गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट था, नो मर्चेंट डिस्काउंट रिस्क, एमडीआर। ये भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है 2016, 17, 18 के आसपास। यहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी मर्चेंट डिस्काउंट रेट हम खत्म कर रहे हैं ना यूपीआई ट्रांजैक्शन में। अब यहां पर न्यूज क्या है आप देखो ना, दैट देयर विल बी नो एमडीआर ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब एमडीआर क्या है, एमडीआर इज अ फी चार्ज टू मर्चेंट्स बाय बैंक्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर प्रोसेसिंग डिजिटल पेमेंट। अब आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो तो क्या होता है, आप वहां पर पेमेंट करोगे ना यूपीआई से, तो वो जो पैसा चार्ज करती है मर्चेंट है ना, मर्चेंट से पैसा चार्ज किया जाता है बैंक के द्वारा। लेट से कि वहां पर क्रेडिट कार्ड का जो कियोस्क है या जो भी यूपीआई का कियोस्क है वो एसबीआई का है, तो एसबीआई पैसा चार्ज करेगी जो भी मर्चेंट है, जो भी दुकानदार है, जो भी है ना जोमैटो है, जो भी जेप्टो है, उससे पैसा चार्ज करेगी समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी ये एमडीआर इज लगेगा नहीं, है ना, सो देर विल बी नो एमडीआर। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। जस्ट रिमेंबर दिस, एमडीआर क्या है पूछा जा चुका है यूपीएससी में, इसलिए मैंने ये लिया है। गवर्नमेंट टू अबॉलिश इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ऑनलाइन एड्स फ्रॉम April 1st। सो दिस इज अबाउट द इक्वलाइजेशन लेवी, जिसको हम गूगल टैक्स भी कहते थे, है ना, ये गवर्नमेंट ने 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। अभी इसमें क्या है कि जो फॉरेन की कंपनीज है, गूगल है, मेटा है, फेसबुक है, टिकटॉक है, जो भी ट्विटर है, एवरी कंपनी जो एड्स चलाती हैं, है ना, वो पैसा तो इंडियन के कंज्यूमर से लेती हैं। जो इंडिया में लोग हैं, जैसे मैं, अगर मेरे प्लेटफॉर्म का मुझे ऐड चलाना हो तो मैं पैसा दूंगा गूगल को। अब वो गूगल उस पर टैक्स नहीं पे करती थी, तो गवर्नमेंट ने ये गूगल टैक्स लगाया था, इसको अब अबॉलिश कर दिया गया है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, गूगल टैक्स क्या था और ये क्या रिमूवल हुआ है, जस्ट बेसिक सी बात। यहां पर सिंपल, गवर्नमेंट अनवील्स कंसोर्टियम ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू ऑपरेट ग्लोबल पोर्ट्स। जो इंडिया के ग्लोबल पोर्ट्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम, है ना, एक ऐसा कंसोर्टियम बनाया है जिसमें जिससे वो ग्लोबल पोर्ट्स को ऑपरेट करेंगे, जो भी इंडिया के मेजर पोर्ट्स है। सो दिस इज द न्यूज, बाय एक्सपैंडिंग इंडिया मेरीटाइम रीच एंड एनहांस ग्लोबल ट्रेड रेजिलियंस एंड मैत्री मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। ऐसा इन्होंने पोर्टल सा बनाया है जिसमें ये सारी चीजें, इंटरनेशनल ट्रेड और जो भी रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, स्ट्रीमलाइन ट्रेड प्रोसेसेस, रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक रिडंडेंसीज एंड एक्सपीडाइट क्लियरेंसेस, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो ये मैत्री जो है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इससे क्या फायदा होगा, इट विल हेल्प इन ऑपरेशनलाइजिंग वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड यूएई। जस्ट रिमेंबर कि इंडिया और यूएई के बीच में वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर शुरू हो रहा है, उसका ये पार्ट होगा। एंड देन इट विल हेल्प इन जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, उसमें भी इसका सपोर्ट रहेगा। तो इसमें एआई, ब्लॉकचेन, सब चीज का यूज किया जा रहा है ताकि ये जो भी डेटा मैनेजमेंट हो, जो भी क्लियरेंसेज हो, इनको तेजी से किया जा सके ना। ऑफ कोर्स इससे हमें फायदा होगा। Then another important news is initiative launched to standardize and streamline operations of India's major port. One nation, one port process. तो इसका भी वही एम है, रिमूव इनकंसिस्टेंसीज इन डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसेस दैट लीड्स इन इनएफिशिएंसीज, इंक्रीज कॉस्ट एंड ऑपरेशनल डिलेज। अगेन सारी चीजें कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, मेजर पोर्ट है ना, ये याद रखेंगे किसके लिए है, मेजर पोर्ट्स के लिए इंडिया के। और एक लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी लॉन्च किया गया, नाम है सागर आकलन बाय यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री। तो ये सारे जो भी इंडिया के मेजर पोर्ट्स है ना, यू सी यहां पर ये फिगर में मेजर पोर्ट्स दिए हुए, इनका एक आकलन करना है ना। तो दे विल मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ दीज मेजर पोर्ट्स। कंपटीशन की भावना आएगी,
अच्छा पोर्ट का परफॉर्मेंस होगा, दैट्स इट। सेम चीज यहां पर लिखी गई है डिटेल में, यू कैन रीड दिस। मूविंग फॉरवर्ड, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है ना, फर्स्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। इसमें 5 सब इंडेक्सेस हैं, है ना। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, स्टेट है ना, स्टेट के बारे में बता रहा है, स्टेट्स के फिस्कल हेल्थ के बारे में बता रहा है, तो 5 सब इंडेक्सेस पे इसको मापा जा रहा है ना। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। तो ये 5 इंडेक्स का नाम याद रखेंगे। अब क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर का जो सब इंडेक्स है उसमें बिहार को, है ना, अचीवर स्टेटस मिला है। सी, बिहार को अचीवर स्टेटस मिला है, रैंक सेकंड है, स्कोर 56.1 है। जस्ट रिमेंबर दिस, किसमें, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में, जिसमें फर्स्ट रैंक मध्य प्रदेश की है, उसके बाद रैंक 2 बिहार की है, बिहार का स्कोर ये है, बिहार अचीवर कैटेगरी में है। इतनी सी बात याद रखेंगे। और जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ओवरऑल, इसमें अचीवर कैटेगरी में सबसे फर्स्ट रैंक किसका है, उड़ीसा का है, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड गोवा। तो ये ओवरऑल रैंकिंग में उड़ीसा फर्स्ट है, और ओवरऑल रैंकिंग में बिहार 13th है विद स्कोर ऑफ 27.8। और बिहार किस कैटेगरी में, परफॉर्मर कैटेगरी में। ओवरऑल रैंकिंग में बिहार परफॉर्मर 13th रैंक, 27.8 स्कोर। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर सब इंडेक्स में बिहार अचीवर है, सेकंड रैंक, 56.1 स्कोर। ये 2-3 फैक्ट्स हैं यहां से याद रखने वाले। देन टर्मरिक बोर्ड का इनॉग्रेशन किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। इसको गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। इट इज अ पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट ऑफ जिंजर फैमिली। जस्ट रिमेंबर दिस, पेरेनियल मतलब हमेशा, हर्बेशियस मतलब हर्ब जो घास फूस होता है उस फैमिली से आता है, और जिंजर फैमिली। टेम्परेचर इसको क्या रिक्वायर्ड है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई एनुअल रेनफॉल। जस्ट इन केस ऐसा क्वेश्चन पूछ ले ज्योग्राफी से। अब इसमें इंडिया की क्या बात है, टर्मरिक में, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। एक लाइन याद रखेंगे, ओवर 75% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, है ना, इंडिया से आता है टर्मरिक का। मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक इज ग्रोन इन ओवर 20 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 30 वैरायटी से ज्यादा इंडिया में टर्मरिक का पैदावार होता है, 20 से ज्यादा राज्यों में। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र MH, तेलंगाना, कर्नाटका के, देन तमिलनाडु। सो जस्ट रिमेंबर दिस। 62% जो ग्लोबल ट्रेड है ना, विद लीडिंग एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश, यूएई, यूएस, मलेशिया। तो 62% जो टर्मरिक का ग्लोबल ट्रेड है वो इंडिया से आता है, और इंडिया एक्सपोर्ट कहां कहां करता है, बांग्लादेश, यूएई, यूएस, मलेशिया। तो ये बेसिक टर्मरिक से रिलेटेड फैक्ट है, ये याद रखेंगे। यूसी 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और मेजर। ये पूरा का पूरा जो चीज है ये पीआईबी में ऐसे का ऐसा दिया हुआ था, सेम स्टेटमेंट यूपीएससी ने कॉपी किया और यहां पर एक क्वेश्चन बना दिया था। तो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी डेटा विद रिस्पेक्ट टू टर्मरिक बोर्ड। सिमिलरली मखाना बोर्ड से रिलेटेड या मखाना से रिलेटेड हर एक ज्योग्राफिकल फैक्ट बजट वाले डॉक्यूमेंट में है। प्लीज गो एंड वॉच, सी दैट डॉक्यूमेंट, है ना, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेंगे। मखाना से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें बता दी गई थी। वर्ल्ड बैंक का डेटा जून का है, बिटवीन क्या बोलता है, बिटवीन 2011-12 से लेकर 2022-23 तक इंडिया ने 26.9 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 26.9 करोड़ को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। 2011-12 में एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट कितनी थी, 27.1, जो घट के अब 2022-23 में कितनी हो गई एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट, 5.3%। जस्ट ये डेटा याद रखेंगे और ये डेटा याद रखेंगे, और वर्ल्ड बैंक का डेटा है, जस्ट रिमेंबर दिस। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रिलीज किया था 2024-25 के लिए। अब इसमें बताया एफडीआई कितना इंडिया में आया, $81.04 बिलियन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि पिछली बार से ज्यादा है, ऑफकोर्स, है ना। पिछले साल से 2023-24 से एफडीआई बढ़ा है इंडिया में, जो कि $81 बिलियन के आसपास है। अब इसमें जो डिवीजन है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, देन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आया है। जस्ट रिमेंबर दिस, कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो इंडिया में हुआ है। सबसे ज्यादा एफडीआई किस स्टेट में आया है, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, के ए मीन्स कर्नाटका, के आर मीन्स होता है केरला, कर्नाटका, देन दिल्ली। कहां से आया है, सिंगापुर, लार्जेस्ट एफडीआई इंडिया में आया है ना, सिंगापुर से, देन मॉरिशस, देन यूएसए। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू एफडीआई 2024-25। जस्ट रिमेंबर दिस। एनएसओ डैट, है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी का। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या बताया इसने 2024-25 में, 6.5, है ना। 2023-24 में कितना था ग्रोथ रेट हमारा जीडीपी का, 9.2%। इसका मतलब इस साल 2024-25 लास्ट ईयर जो बीता है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी
कम थी। रियल जीडीपी, जो कि क्या होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12, वो कितना है, लगभग 161.5 लाख करोड़। जस्ट रिमेंबर दिस फिगर कि हमारा रियल जीडीपी कितना है ना, अकॉर्डिंग टू एनएसओ डेटा लास्ट ईयर। पर कैपिटा इनकम, पीसीआई पर कैपिटा इनकम 1,14,700 रुपए 2024-25 में। जस्ट रिमेंबर दीज थ्री फैक्ट्स। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2024-25 में कौन है, यूएस, देन चाइना, देन ईयू। यहां पर उल्टा मार्क करके नहीं आएंगे एग्जाम में कि चाइना है। यूएस इज आर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, देन चाइना, देन यूएई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, अभी इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आईएलओ डेटा है ना, जबकि इंडिया का यूएस के साथ क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, और चाइना के सॉरी, इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, चाइना के साथ क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं चाइना को, जबकि यूएस को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो इसके साथ ट्रेड सरप्लस है हमारा, इसीलिए आप इतने टैरिफ वॉर्स देख रहे हो यूएस के द्वारा। और चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इतना बड़ा है कि भरा नहीं जा सकता अभी। आईएलओ डेटा, इंडिया सेकंड है इन सोशल सिक्योरिटी कवरेज। तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बताया है अपने डेटा में कि इंडिया सेकंड है सोशल सिक्योरिटी कवरेज में, है ना। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 यूएनएफपीए रिलीज करता है। इसमें इसका टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इसमें इंडिया की बात की गई है। इंडिया का फर्टिलिटी रेट 1.9 है ना, और रिप्लेसमेंट रेट कितना होता है, 2.1, उससे कम है। इसका मतलब इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से कम है ना। बट इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, क्रॉसिंग चाइना। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन 2024 है ना, लगभग 209 गीगावाट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टेलिंग। अब इस 209 गीगावाट में सबसे ज्यादा किसका है, सोलर का, है ना, 97.8। लगभग हमारा टारगेट कितना था, 100 गीगावाट, है ना। इफ यू हैव सीन दैट इंडिया का टारगेट पंचामित्रा, तो उसमें वी हैव 100 गीगावाट, तो ये अचीव हो चुका है ना आज की डेट में। तो जस्ट रिमेंबर दिस, सोलर ज्यादा है, विंड उसके बाद है, देन बायो एनर्जी से हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया में आज के समय में वो ये है ना, वो सिनारियो है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग 2025, टाटा ग्रुप को इसमें क्या बताया गया है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड फॉर द 7th टाइम इन अ रो, एक्सीडिंग 30 बिलियन इन वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत की ऐसी पहली कंपनी है जिसने $30 बिलियन एक्सीड कर दिया वैल्यू में फॉर द फर्स्ट टाइम, और मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गई है टाटा ग्रुप। एनीथिंग ब्रांड फाइनेंस, जहां देखो जो भी चीज आ जाए वहां टाटा, है ना, एवरीथिंग इज टाटा। तो ताज होटल्स ऑल्सो ऑफ टाटा ना। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में पहला रैंक किसका है, ताज होटल्स का। ये पूछेगा नहीं, बट दिस कैन बी आस्क्ड। वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहां स्टार्ट किया गया है, हैदराबाद में। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th मेंबर बन चुका है। फ्लिपकार्ट पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है जिसको आरबीआई ने एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस दिया है। एनबीएफसी का मतलब क्या है कि वो डिपॉजिट नहीं ले सकती, जैसे अभी हम बैंक में जाते हैं नॉर्मल से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं, वहां पर हम डिपॉजिट्स लेते हैं ना, आप जमा करते हो पैसा, बैंक डिपॉजिट लेती है। यहां डिपॉजिट नहीं दिया जाता, लोन और क्रेडिट की सर्विसेज अवेलेबल होती है ना, नॉन बैंकिंग है ना, बैंकिंग नहीं कर रहे हैं मतलब डिपॉजिट जमा नहीं कर रहे हैं, बट लोन और क्रेडिट कार्ड और ये सब चीजें सर्विसेज दे सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट ऐसी पहली ई कॉमर्स की कंपनी बनी है जिसको ये एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। एनबीएफसी रेगुलेट होता है आरबीआई एक्ट 1934 से, जस्ट बेसिक सी फैक्ट। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी दोनों इंडियन रेलवेज की कंपनीज हैं, इनको नवरत्न स्टेटस मिला है। श्रीलंका की डीएफसीसी बैंक है, ये फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेशन बैंक, फर्स्ट फॉरेन बैंक है टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड ऑन एनएसई 9th एट गिफ्ट सिटी। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखेंगे, आ गया तो श्रीलंका की डीएफसीसी बैंक है ना। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, इंडिया थर्ड है इसमें विद 64 स्टार्टअप्स। यूएस फर्स्ट, चाइना सेकंड, मतलब जितने भी स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उसमें यूएस सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे, इंडिया थर्ड है जिसमें 64 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन, $1 बिलियन। 113 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 113th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था जनेवा में। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस इज इंपॉर्टेंट। C192 नाम का लेबर कॉन्फ्रेंस स्टैंडर्ड बनाया गया है या अप्रूव किया गया है, विच इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल हजार्ड्स। इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, है ना। जस्ट रिमेंबर द C192, क्योंकि आईएलओ से रिलेटेड जो भी कन्वेंशन होते हैं वो पूछे जाते हैं ना, लास्ट फ्यू ईयर्स में पूछा भी गया है ना। सो C192 क्या है,
बायोलॉजिकल हजार्ड्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड प्रोटेक्टिंग वर्कर्स। आईएलओ की कॉन्फ्रेंस में एक और डिसीजन लिया गया था, पैलेस्टाइन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया गया एज नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट इन आईएलओ। जस्ट रिमेंबर दिस, है ना, दो फैक्ट। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस इज इंपॉर्टेंट। जेंडर बजटिंग इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था? 2005 और 6 में। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि बिहार में कब स्टार्ट किया गया जेंडर बजटिंग। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया अचीव्स 10,000 एफपीओ, है ना, दिस इज फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गवर्नमेंट का एक अलग से स्कीम है ना, सो उसके अंडर 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट मीट कर लिया गया। और जो 10,000वां बना है वो कहां पर बना था? ये बिहार में, है ना, खगड़िया में, रजिस्टर्ड इन खगड़िया। जस्ट रिमेंबर दिस। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज अ, दिस पर्टिकुलर स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दिस इज सागरमाला, है ना, फाइनेंस कमीशन, दिस इज सागरमाला फाइनेंशियल कमीशन लिमिटेड, समथिंग लाइक दिस। फुल फॉर्म एक बार आप चेक कर लेंगे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। दिस हैज बिकम द फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन द मैरिटाइम सेक्टर। तो ये पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट जस्ट रिमेंबर इट इज द फर्स्ट एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन मैरिटाइम सेक्टर। और ये मैंने बजट वाले डॉक्यूमेंट में पढ़ाया भी था आप लोगों को। फर्स्ट ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे विल बी कंडक्टेड इन 2026 बाय एनएसओ मॉस्पी, है ना। सो ऑल इंडिया पहली बार ऐसा सर्वे कंडक्ट करेगी मॉस्पी। इफको, है ना, फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहां सेटअप करने जा रही है? ब्राजील में। जर्मनी हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन इन 2024, सरपासिंग जापान। जर्मनी सबसे ज्यादा क्रेडिट देने वाला देश बन चुका है, सरपास कर लिया है जापान को। इंडिया किर्गिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दोनों के बीच में फोर्स में आ चुका है 5 जून को, है ना, जस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। गोल्ड हैज बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व एसेट आफ्टर यूएस डॉलर। ठीक है, दिस इज वन लाइनर। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इसको बताया है कि जो गोल्ड है वो यूएस डॉलर के बाद वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व एसेट हो गया है ना, जस्ट वन लाइनर है फैक्ट। गुजरात 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर चुका है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिजर्व है 2025 में, जस्ट रिमेंबर दिस। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट का पहला जियो थर्मल प्रोडक्शन वेल स्टार्ट किया गया है, ये भी देख सकते हैं, लाइक कीप दिस इन माइंड, अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड बैंक बी रेडी रिपोर्ट, है ना, इट हैज रिप्लेस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। पहले वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आता था, उसको रिप्लेस करके वर्ल्ड बैंक अभी बी रेडी, बिजनेस रेडी रिपोर्ट लेके आया है, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं है ना, इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेंट। तो उसके अंदर की बातें याद रखना जरूरी नहीं है, जस्ट रिमेंबर कि कौन रिलीज कर रहा है, दैट्स इट। Yes Bank, it has become the only Indian bank to be included in the S&P. S&P एक कंपनी है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग रिपोर्ट लेके आती है। इसमें यस बैंक इंडिया का अकेला बैंक बना है जो इस पर्टिकुलर रैंकिंग में शामिल हुआ है। जीडीपी का बेस ईयर गवर्नमेंट चेंज करने वाली है 2022-23, है ना। जो अभी हमने ऊपर देखा कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12, दिस इज योर बेस ईयर, है ना। तो इसको चेंज करके गवर्नमेंट अभी 2022-23 करने वाली है जीडीपी का बेस ईयर अगले साल से। इन 2024 इंडिया बिकेम द वर्ल्ड लीडर इन रेजिंग फंड्स थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। जैसे अभी कोई भी कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती है शेयर मार्केट में, तो इंडिया 2024 में वर्ल्ड का लीडर था, है ना, सबसे ज्यादा आईपीओ से पैसा उठाने वाला मार्केट से इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑलरेडी आस्क्ड इन योर टेस्ट। 8% बजट हेल्थ में, मिजोरम हाईएस्ट, है ना। जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव किसका है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, जस्ट रिमेंबर दिस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है अबाउट सेक्स रेशियो, फर्स्ट टाइम सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इंक्रीज टू 950। अगर इस डेटा से पूछे तो 950, अगर सेंसस से पूछे 2011, तो जस्ट सेंसस से जो भी आपने पढ़ा है उस चीज को मार्क करके आएंगे। जस्ट सीधा क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट टाइम एआई पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहां स्टार्ट हुआ है? द्वारका एक्सप्रेस वे पे। अंकुर नाम का एक इनिशिएटिव है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, उड़ीसा गवर्नमेंट का है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट तो फुलफिल एनर्जी नीड्स बाय सोलर, है ना, सोलर के थ्रू अपनी सारी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है ड्यू। नव्या इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है विच विल गिव वोकेशनल ट्रेनिंग टू एडोलेसेंट गर्ल्स 16 से 18 साल के बीच में इन नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स। जस्ट रिमेंबर इट इज फॉर गर्ल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए। स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया है तमिलनाडु ने, और ये तीसरा स्टेट बना है आफ्टर गुजरात और कर्नाटका। तो जस्ट रिमेंबर कि अभी ऐसा पूछ ले
कि रिसेंटली स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसने लॉन्च की? तो तमिलनाडु, ये लोग पहले भी लॉन्च कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर सिक्किम में। केरला सीनियर सिटीजन कमीशन पहली बार लॉन्च किया है। दिस इज द लास्ट न्यूज। यस, जो हमने विजिंगम पोर्ट देखा था ना, विजिंगम पोर्ट केरला में इनॉग्रेट हुआ था। एमसीएस तुर्की इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन कंटेनर शिप, इट हैज डॉक एट विजिंगम पोर्ट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। विजिंगम पोर्ट के बारे में टेस्ट, ये जो 200 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसमें बहुत डिटेल में क्वेश्चन दिया हुआ है। सो जस्ट गो एंड solve this question, you will get all information regarding Visingham Port. This is important. Anthropological Survey of India or Tribal Research Institute have for the first time comprehensively categorized 268 ना, जस्ट ये फिगर याद रखेंगे, 268 डीनोटिफाइड सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स ना, जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स भी कहा जाता था पुराने एक्ट के तहत, है ना, 1924 के एक्ट के तहत, जिसको रिपील कर दिया गया था 1949 में। तो डीनोटिफाइड सेमी नोमैडिक नोमैडिक ट्राइब 268 है ना, ये पहली बार ऐसा एथनोग्राफिक स्टडी करके इसको क्लासिफाई किया गया ना, फॉर द फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिकली क्लासिफाइड। इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं था कि कौन सी कास्ट में है, कौन से ग्रुप में है। सो बहुत दिक्कत होती थी इन तक बेनिफिट पहुंचाने के लिए। सो इसका एक हिस्टोरिकल एंगल क्या है? सी हियर, सी दिस डीएनडीज वर कॉल्ड लेबल्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। अब उसके बाद बहुत सारे कमीशंस गवर्नमेंट ने बनाए, है ना, काका केलकर कमीशन 1955, मंडल कमीशन 1980, रेंके कमीशन 2008, आईडेट कमीशन 2017 ना, टू क्लासिफाई दीज कमिटीज, बस सब फेल हो चुके थे, है ना। 2017 में जो आईडेट कमीशन बना था, उसने लगभग 1200 के आसपास डीनोटिफाइड सेमी नोमैडिक नोमैडिक ट्राइब को आइडेंटिफाई किया और उनको बोला कि ये हाईलाइटेड 267 अनक्लासिफाइड कम्युनिटी। तो आईडेट कमीशन ने 1200 को तो कैटेगराइज कर दिया, बट ये 267 को बताया कि ये स्टिल अनक्लासिफाइड कम्युनिटीज हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, दिस लेड इंडियन गवर्नमेंट टू फॉर्म अ स्पेशल कमेटी अंडर नीति आयोग 2019 में बनाया गया, जिसमें ये जॉब किसको दी गई? एएनएसआई, है ना, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, ताकि इनका एथनोग्राफिक क्लासिफिकेशन किया जा सके। तो जो अब इन्होंने कर दिया है ना 268, ये पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में, है ना। सो जस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी which were mentioned in दृष्टि as well as घटना सार as well as जीके टुडे। इसके अलावा वी विल हैव अनदर वन मिसलेनियस सेशन, जिसमें सारी की सारी इन्वायरमेंट की चीजें कवर कर लेंगे और जो भी चीजें बची हुई हैं देने के लिए, दैट विल बी कवर्ड। तो विद दिस वी आर closing today's session. We'll meet in another one more session, and then finally you all will be well prepared for your prelims on 13th. So all the best, and please go and download this particular current affairs ka questions and try to go through this once.